हेलो एवरीवन, माय नेम इज बीना चांदानी और हम कर रहे हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चर 2016 का पेपर और सब्जेक्ट है ईएफएम इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 101। एट प्रेजेंट द सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो इज 5%, 6%, 4% एंड 4.5%। सीआरआर को हम हिंदी में नगद कोषानुपात कहते हैं। नगद कोषानुमान का वर्तमान मूल्य क्या है? ये जो पेपर हुआ था ये 2016 में हुआ था, तो उसके हिसाब से जो रेट थी ना वो 4% है। और अभी जो करंट में रेट चल रही है ना सीआरआर की, वो भी 4% है। अभी जो 1920 या 21 की मैं बात करूं तो उसमें जो सीआरआर रेट है वो है आपकी 4%। ये अभी के लिए आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो की रेट क्या है, 4%। एक रेट और होती है एसएलआर, जिसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। ये करंट में अभी चल रही है 18%। 18%। बैंक रेट, इसके लिए मैं अगर मैं बात करूं रेपो रेट की, एक रेपो रेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट आपकी करंट में चल रही है 4%। रेपो रेट है 4%। रिवर्स रेपो रेट है आर, इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ आर, रिवर्स रेपो रेट, ये है 3.35%। 3.35%। ये रेट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सीआरआर, इसे हम नगद कोषानुपात बोलते हैं, इसकी करंट जो रेट है वो है 4%। एसएलआर, जिसकी रेट है 18%। ये मैं 2020 के हिसाब से बता रही हूँ, 2021 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। सीआरआर रेट है 4%, एसएलआर रेट है 18%, रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, 3.35% जिसे हम बोलेंगे। बैंक रेट, बैंक रेट है आपकी 4.25%, 4.25%। और एक मार्जिनल स्टैंडिंग रेट होती है जिसे हम एमएसएफ रेट बोलते हैं, एमएसएफ रेट बोलते हैं, वो भी आपकी सेम है अकॉर्डिंग टू बैंक रेट, 4.25%। तो ये सारी रेट आप यहाँ से याद कर सकते हैं, 4.25%। तो एट प्रेजेंट एसएलआर है, ऐसा सीआरआर है आपकी 4%, एसएलआर है आपकी 18%, रेपो रेट है आपकी 4%, बैंक रेट रेपो रेट आपकी 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, बैंक रेट है 4.25% एंड एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग रेट जो है वो है 4.25%। यानी आपकी बैंक रेट और जो आपकी मार्जिनल स्टैंडिंग रेट है वो दोनों सेम हो गई, 4.25%। अगर मैं आपके सीआरआर की बात करूं और रेपो रेट की बात करूं तो ये दोनों आपकी 4% हो गई। सिर्फ यहाँ पे अलग क्या है, आपकी एसएलआर जिसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, और जो आपकी आरआर है जिसे हम रिवर्स रेशियो बोलते हैं, ये आपका 18% और ये 3.35% है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको सीआरआर कितनी है, 4%। एट प्रेजेंट रेपो रेट, अभी मैंने आपको बताया कि रेपो रेट कितनी है। ये जो क्वेश्चन है ये 2016 का पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग 6.5% अकॉर्डिंग टू आरपीएससी था। लेकिन अभी जो करंट में रेपो रेट चल रही है वो कितनी चल रही है, 4%। तो आपको करंट के हिसाब से तैयार करनी है कि करंट की रेपो रेट कितनी है, 4%। क्वेश्चन नंबर 103। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। यहाँ पे आप नॉट पे थोड़ा फोकस कीजिएगा कि कौन सा उद्देश्य नहीं है किसका, राजकोषीय नीति का। दो तरह की नीति होती है, एक तो मौद्रिक नीति होती है जो आरबीआई तैयार करती है, एक राजकोषीय नीति होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार करती है। उसका कौन सा उद्देश्य नहीं है, पब्लिक रेवेन्यू को मैनेज करना, पब्लिक एक्सपेंडिचर को मैनेज करना, पब्लिक डेब्ट को मैनेज करना एंड प्राइस स्टेबिलिटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट एंड प्राइस स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे स्टार मार्क है यहाँ पे, यानी इसका जो आंसर था वो आरपीएससी ने नहीं दिया, क्वेश्चन डिलीट हो गया। लेकिन अगर इसका आंसर देखें तो वैसे इसका आंसर होगा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट। बाकी सब इसके उद्देश्य है, कीमत स्थिरता लाना, लोक राजस्व में प्रबंधन करना, सार्वजनिक व्यय में प्रबंधन करना, लेकिन ऋण में प्रबंधन करना राजकीय नीति का उद्देश्य नहीं होता है। Which of the following is not, यहाँ पे फिर से not है, which of the following is not a part of the organized money market? ऑप्शन नंबर फर्स्ट साहूकार, ऑप्शन नंबर 2 प्राइवेट बैंक, ऑप्शन नंबर 3 डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर 4 रिजर्व बैंक। निम्न में से कौन सा संगठित मुद्रा बाजार का हिस्सा नहीं है, साहूकार, निजी बैंक, विकास बैंक और
रिजर्व बैंक। आपको यहाँ पे लग रहा होगा ये कमर्शियल बैंक हो गया, ये डेवलपमेंट बैंक हो गया और रिजर्व बैंक हो गया, हम कॉमन लग रहे हैं। लेकिन अगर मैं अनऑर्गेनाइज कौन से होते हैं, वो साहूकार होते हैं, जो किसी भी रेट पे कितना भी अमाउंट चार्ज कर लेते हैं, वो होते हैं साहूकार। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, साहूकार। किसका एग्जाम्पल, किसका पार्ट नहीं है ये, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट का ये पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर है। Inflation is injustifiable and deflation is expanded. The statement is of. मुद्रा पसार अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, ये कथन किसने कहा, काउटनर ने, हार्ट्रे ने, मार्शल ने और किन्स ने। तो यह वाक्य कहा था किन्स ने कि मुद्रा प्रसार तो अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। ये कथन किसने कहा था, ये कथन कहा था किन्स ने। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया किन्स। Which of the following is not a valid period of issuing the treasury bill, जिसे हम शॉर्ट में टी बिल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 14 डेज, ऑप्शन नंबर सेकंड 18 डेज, ऑप्शन नंबर 3 182 डेज, ऑप्शन नंबर 4 364 डेज। निम्न में से कोषागार विपत्र जारी करने की कानूनी अवधि नहीं है। जब हम टी बिल इशू करते हैं तो सबसे फर्स्ट 14 डेज के लिए करते हैं, फिर हम लोग 91 डेज के लिए करते हैं, थर्ड 182 डेज के लिए करते हैं, फोर्थ 364 डेज के लिए करते हैं, 364 डेज के लिए करते हैं। यहाँ पे मिनिमम 14 डेज के लिए होता है, मैक्सिमम 364 डेज के लिए होता है, जबकि 18 डेज इसमें कहीं मेंशन नहीं है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18 डेज, जो कि टी बिल इशू करने का पीरियड नहीं है। 14 दिन, 19 दिन, 182 दिन और 364 दिन, ये सारी की सारी जो पीरियड्स है टी बिल इशू करने के लिए, ट्रेजरी बिल इशू करने की डेट्स होती हैं। सबसे शॉर्ट टर्म के लिए 14 दिन होता है और सबसे ज्यादा मैक्सिमम अधिकतम अवधि होती है 364 दिन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है 18 डेज, जो कि टी बिल की वैलिड पीरियड नहीं है। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ द इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990, 1988, 1991, 1989। भारतीय भट्टा एवं वित्तीय गृह की स्थापना कब की गई, तो 1988 में डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। Which of the following is not a part of the capital market? ऐसा कौन सा पार्ट कैपिटल मार्केट का नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, इंडिजियस बैंक एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। निम्न में से पूंजी बाजार का हिस्सा नहीं है, सरकारी प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, देशी बैंकर्स और विकास वित्तीय संस्थान। तो इंडिजियस बैंक जो है वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा नहीं है, बाकी सब आपकी कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करूँ, चाहे मैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज की बात करूँ या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ, ये सभी कैपिटल मार्केट के हिस्सा है। लेकिन इंडिजियस बैंक जो है वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा नहीं है, पूंजी बाजार का पार्ट नहीं है, पूंजी बाजार का हिस्सा नहीं है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट स्कीम वाज स्टार्टेड इन मई 1988, जून 1989, अप्रैल 1988, जनवरी 1990। जमा पत्र योजना कब प्रारंभ हुई, तो जून 1989 को इसका प्रारंभ हुआ। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट स्कीम्स वाज स्टार्टेड इन जून 1989 में। कब प्रारंभ हुआ इसका, जून 1989 को जमा पत्र योजना प्रारंभ की गई। Which of the following is the financial intermediary of the capital market? Merchant bank, venture capital companies, leasing finance companies and all of these. पूंजी बाजार का वित्तीय मध्यस्थ है, सारे ही होते हैं, मर्चेंट बैंक भी होते हैं, वेंचर कैपिटल्स भी होता है, लीजिंग फाइनेंस कंपनी भी होती है। तो ये तीनों ही मर्चेंट बैंक, जिसे हम मर्चेंट बैंक ही बोलते हैं हिंदी में, वेंचर कैपिटल और लीजिंग वित्तीय कंपनियां जो कि आपको लीज के लिए पैसा प्रोवाइड करवाती हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, आपके कैपिटल मार्केट के मध्यस्थ होते हैं, जो आपको एक तरह से पैसा या पूंजी बाजार में आपको पूंजी उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दीज, मर्चेंट बैंक, वेंचर कैपिटल कंपनीज एंड लीज फाइनेंस कंपनीज। तो आज के लिए सब इतना, थैंक यू सो मच। इसमें से आपको क्या याद रखना है, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग रेट।